Hello everyone, welcome to you in IB technical classes. Myself Ravi Shankar Rai. I will teach you electronics engineering and I will teach you in third semester basic electronics subject. तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसके लिए जो बुक हम लोग को ज़रूरी होगा, कौन सा बुक प्रिफ़र करना चाहिए, तो उसके बारे में हम आप लोग को बता देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो अभी सबसे बढ़िया बुक आप लोग के लिए जो होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका जो पब्लिकेशन है वो एस चांद पब्लिकेशन है। एस चांद पब्लिकेशन का प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और राइटर जो है वो वीके मेहता एंड रोहित मेहता। वीके मेहता एंड रोहित मेहता ये इसका राइटर है। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी हर एक टॉपिक के बाद, हर एक यूनिट कह लीजिए या टॉपिक कह लीजिए, हर एक टॉपिक के बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है। लगभग 30-35 ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है। तो हम आपको हर एक टॉपिक पढ़ाते चलेंगे और लास्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव भी आपको करवाते चलेंगे, ताकि आपको सेमेस्टर में भी दिक्कत ना हो और आगे जो आपका कंपटीशन व्यू से आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा, कंपटीशन की तैयारी करिएगा, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम आपको दोनों चीज़ ले करके चलेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर करते चलेंगे और आपको डिस्क्रिप्टिव जो है वो भी हम आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, यूनिट वाइज हम लोग टॉपिक देख लेंगे, क्या क्या कितने यूनिट पढ़ना है और क्या क्या यूनिट, उस यूनिट में क्या क्या टॉपिक है। तो हम लोग को जनरली जो आपके सिलेबस में जो दिया गया है, सिलेबस में 8 यूनिट है। 8 यूनिट का हमने नाम लिख दिया है और उसके अंतर्गत कौन कौन सा यूनिट है वो शॉर्ट में हम लिख दिए। ठीक है, तो 8 यूनिट जो है वो आपके सिलेबस में जो 8 यूनिट है वो हम जैसे लिखे वो वैसे नहीं है। मतलब हम जैसे पढ़ाएंगे वैसे नहीं, आपका सिलेबस थोड़ा आगे पीछे है, तो सिलेबस के अनुसार हम नहीं पढ़ाएंगे। मतलब आपका सिलेबस पूरा कवर होगा, इसमें नो डाउट। एक एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे, लेकिन सिलेबस जो है थोड़ा सा आपका आगे और पीछे कर दिया गया है। तो उस वजह से आपको अगर जो हम सिलेबस के अनुसार पढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि जो चीज़ आपको अभी पढ़ना चाहिए वो चीज़ आपको बाद में पढ़ना, ये पढ़ने के लिए दिया गया है सिलेबस में, है ना। और इससे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड है वो टॉपिक, है ना। तो जो टॉपिक रिलेटेड है उसको वहीं पे पढ़ लिया जाए, है ना, और फिर बाकी के उसमें बाद में पढ़ेंगे। टॉपिक आपका एक भी नहीं छूटेगा, पॉइंट बाय पॉइंट हम क्लियर करेंगे विथ ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको हम वहीं पे बता देंगे कि ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा चुका है, ये पूछता है, इसको इस तरीके से पूछता है। ये क्वेश्चन आपको आर के राजपूत में मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन एम हांडा में मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको जेबी गुप्ता में मिलेगा। यहाँ तक के हम ये सब चीज़ भी आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। वैसे आपके सीनियर, आप अपने सीनियर से जो कांटेक्ट में होंगे, जो हमसे पढ़े होंगे, उनसे आप थोड़ा सा मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो लीजिएगा, हम कैसा पढ़ाते हैं। वैसे हम अपने आप हम बड़ाई नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप अपने थोड़ा सा सीनियर से मेरे बारे में इंट्रोड्यूस हो लीजिएगा, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। हम बच्चे को जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाता उस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट अगर टॉपिक उठाता है उस पॉइंट को उस टॉपिक के एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं जब तक कि वो पूर्णतः रूप से सेटिस्फाइड ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब टॉपिक पे आते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, सिलेबस में भी दिया गया है, सेमीकंडक्टर डायोड, है ना। सबसे पहले आपको सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ना है। इससे भी पहले आपको हम आपको पहले सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में हम आपको बता देंगे, तब जाकर के सेमीकंडक्टर डायोड हम आपको पढ़ाएंगे। सेमीकंडक्टर डायोड में आपको जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिर पीएन जंक्शन, नी वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल, ये सब क्या होता है ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद उसका जो ग्राफ होता है वो हम बताएंगे। फिर दूसरा में है जीनर डायोड। तो सेकंड आपका टॉपिक है जीनर डायोड। जीनर डायोड में हम आपको बताएंगे जीनर वोल्टेज क्या होता है, वैलेंस ब्रेकडाउन क्या होता है, जीनर कैसे काम करता है, उसका ऑपरेशन विथ डायग्राम और एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सहित हम आपको जीनर डायोड के बारे में बताएंगे, कैसे काम करता है जीनर डायोड, ये सब ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है स्पेशल पर्पस डायोड। स्पेशल पर्पस डायोड का मतलब है वो सब डायोड जिसको हम एक खास यूज के लिए, खास पर्पस से हम लोग उसको पढ़ते हैं, स्पेशल पर्पस से पढ़ते हैं, है ना। वो स्पेशल टाइप का वो डायोड है जिसको हम किसी खास पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस डायोड। तो ये आपको पढ़ना है स्पेशल पर्पस डायोड, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस डायोड में ये जीनर डायोड भी आ जाता है। उसके बाद ये ऑप्टिकल डायोड भी जनरली स्पेशल पर्पस डायोड में ही आता है। ये जो ऑप्टिकल डायोड आप देख रहे हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, IR LED, इंफ्रा रेड रेडिएशन, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, लेसर डायोड, ये सब आता है, उसी में आता है, स्पेशल पर्पस डायोड में ही आता है। तो ये सब जितने भी डायोड है ये सब का सिंबल, उसके बाद फंक्शन कैसे काम करता है, फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ पे इसका यूज है, कहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये सब सहित आपको पूरा चीज़ हम बताएंगे, एक एक टॉपिक, LED, IR LED, फोटो डायोड, लेजर डायोड, ये सब कैसे काम करता है, इसका एप्लीकेशन आगे क्या है, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये सब बताएंगे हम, ठीक है। फिर इसके आगे आप लोग को पढ़ना है रेक्टिफायर एंड फिल्टर, ठीक है। तो रेक्टिफायर एंड फिल्टर पढ़ना है, तो उसमें सबसे पहले आपको रेक्टिफायर पढ़ना है। तो रेक्टिफायर के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि रेक्टिफायर क्या है, इसका काम क्या है, रेक्टिफायर का काम क्या है। वैसे रेक्टिफायर का काम हम आपको बता दें कि रेक्टिफायर का काम है AC को DC में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो व्हाट इज रेक्टिफायर, क्या है रेक्टिफायर, कैसे काम करता है रेक्टिफायर, कितने टाइप के होते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जनरली दो टाइप के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं कि AC जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका जो कंप्लीट साइकिल होता है, तो वो कंप्लीट साइकिल एक पॉजिटिव साइकिल और एक निगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक निगेटिव हाफ साइकिल मिल करके एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो उसमें है रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर किसको बोलेंगे, जो AC इनपुट के आधे साइकिल को ही रेक्टिफाई करे, है ना, उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे, या पॉजिटिव को करेगा या निगेटिव को करेगा। फुल वेव रेक्टिफायर किसको बोलेंगे, जो वैसा रेक्टिफायर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों के दौरान करंट का कंडक्शन कर सके, मतलब दोनों के दौरान जिससे करंट का कंडक्शन हो, है ना, दोनों को रेक्टिफाई कर सके, उसको हम बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप के हो गया है, रेक्टिफायर दो टाइप के, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फिर फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, सेंटर टैप्ड एंड ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर फिर दो टाइप के, सेंटर टैप्ड और ब्रिज टाइप। तो हम आपको रेक्टिफायर ये हाफ वेव और फुल वेव पढ़ाएंगे, सेंटर टाइप, ब्रिज टाइप, है ना। इसका फिगर, कंस्ट्रक्शन, फंक्शन कैसे काम करता है ना, इसका
एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज हाफ वेव का, है ना, हाफ वेव फुल वेव का एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, ये सब सहित, ठीक है, ये सब पूरा पढ़ाएंगे। उसके बाद इसी में एक और आता है, रिपल फैक्टर पढ़ना होता है ना, रिपल फैक्टर पढ़ना होता है, रिपल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो ये सब भी आपको बताएंगे कि रिपल फैक्टर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होगा, फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होगा, रिपल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, है ना, आउटपुट वोल्टेज ये कितना हमको देगा, ठीक है। ये सब सारा चीज़, किसमें ट्रांसफार्मर का ज़रूरत पड़ेगा, किसमें नहीं पड़ेगा ट्रांसफार्मर का ज़रूरत, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको बताएंगे रेक्टिफायर में। फिर आपको फिल्टर आ जाता है ना, क्योंकि ये रेक्टिफायर जो है, जो हमें आउटपुट में जो डीसी देता है वो प्योर डीसी नहीं होता है ना। रेक्टिफायर जो है, रेक्टिफाई करके जो हमें आउटपुट देता है, डीसी आउटपुट जो देता है, बोले कि एसी को डीसी में जो चेंज करते हैं उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। तो जो रेक्टिफायर है वो एसी के को डीसी में बदलने के बाद जो हमें डीसी आउटपुट देता है वो प्योर डीसी नहीं होता है ना। वो डीसी जो होता है वो उसमें कुछ एसी पार्ट भी मिला होता है, उसको बोलते हैं रिपेलिंग पार्ट, मतलब रिपल वाला, है ना, ठीक है। तो उसको हम एसी को रिमूव करने के लिए, है ना, उस एसी को डीसी से रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है, फिल्टर यूज करते हैं, है ना। और ये फिल्टर यूज करने के बाद हमारा जो डीसी आउटपुट में मिलता है वो लगभग प्योर हो जाता है, प्योर डीसी जैसा होता है, फिर भी प्योर नहीं होता है। लेकिन अगर जो हम एक से ज़्यादा फिल्टर का हम लोग यूज करेंगे तो लगभग वो प्योर डीसी जैसा हमको आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो ये फिल्टर जो होता है वो क्या होता है, फिल्टर, है ना, व्हाट इज फिल्टर, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, कैपेसिटर फिल्टर, चोक इनपुट एंड कैपेसिटर इनपुट और पाई फिल्टर, 3 टाइप के होते हैं फिल्टर, ठीक है। तो ये तीनों टाइप के फिल्टर को हम आपको बताएंगे कि ये तीनों टाइप के फिल्टर क्या है, इसका फिगर क्या होगा, कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, वर्किंग फंक्शन काम कैसे करेगा, है ना। तीनों टाइप के फिल्टर को हम आपको, फिल्टर के बारे में हम आपको बताएंगे, है ना, विथ डिस्क्रिप्शन, एकदम डिटेल से एक एक पॉइंट को समझाते हुए चलेंगे कि कैसे काम कर रहा है, बिल्कुल सर्किट ऑपरेशन हम आपको बताएंगे, आपको लगेगा कि हाँ ऐसे ही हो रहा है, फिगर सहित, कर्व सहित सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका 5 यूनिट है, ठीक है। छठा यूनिट है आपका बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रांजिस्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि इतना चीज, ये जो हमने बताया है आपको, ये 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट में एक दिन का भी क्लास नहीं छूटना चाहिए। ये 5 यूनिट में एक भी टॉपिक के दौरान क्लास नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो बीजेटी आप जो पढ़िएगा, ट्रांजिस्टर जो पढ़िएगा, ये पूरा आपको तभी समझ में आएगा जब ये आपको समझ में बढ़िया से आ गया हो। नहीं तो अगर यहाँ 5 यूनिट आप अगर जो गबड़ा जाइएगा, आपको अगर जो यहाँ दिक्कत होगा तो फिर आपको ट्रांजिस्टर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, हालांकि मतलब 100% इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन बेसिक फंक्शन जो है ट्रांजिस्टर का, डायोड का अगर जो आपका फंक्शन मालूम रहेगा, ठीक है, डायोड कैसे काम करता है, पीएन जंक्शन कैसे काम करता है, वो फंक्शन आपको मालूम रहेगा, तब जाकर के बीजेटी का फंक्शन, बीजेटी एज एन एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का सबसे पहले किसको कहते हैं ट्रांजिस्टर, व्हाट इज ट्रांजिस्टर, वो बताएंगे। बाइपोलर जंक्शन की क्यों बोलते हैं इसको, बाइपोलर क्यों बोलते हैं, बाइपोलर क्या होता है, यूनिपोलर और बाइपोलर क्या होता है, ठीक है, जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, कितने जंक्शन होते हैं इसमें, ट्रांजिस्टर में कितने लेयर होते हैं ट्रांजिस्टर में, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का फिर सिंबल है, सिंबल क्या होता है ट्रांजिस्टर का, ठीक है। ट्रांजिस्टर का सिंबल के बाद फिर कितने टाइप के होते हैं ट्रांजिस्टर,
एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन का सिंबल क्या होता है, पीएनपी का सिंबल क्या होता है ना। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है, उसका ऑपरेशन बताएंगे कि एम्पलीफायर की तरह ये कैसे काम करता है, एनपीएन कैसे काम करेगा, पीएनपी कैसे काम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, हम इसको कनेक्शन भी बोल सकते हैं, कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन इमीटर कनेक्शन, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, ठीक है। 3 जो लेयर होते हैं वो तीनों से एक एक लीड निकलता है ना, टर्मिनल निकलता है, जिसको हम एक टर्मिनल को हम लोग बेस बोलते हैं, दूसरे को इमीटर बोलते हैं और तीसरे को कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन हम आपको बताएंगे, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे इसका सिंबल बनाएंगे, कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे काम करेगा तीनों, ये हम बताएंगे आपको कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद फिर बायसिंग है कि कैसे हम लोग बायसिंग करेंगे ट्रांजिस्टर को, है ना, बैटरी से कैसे जोड़ेंगे, है ना, तो वो बायसिंग बताएंगे। उसके बाद फिर क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट को हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं, साइलेंट पॉइंट भी बोलते हैं, क्यूसेंट पॉइंट भी बोलते हैं इसको, है ना। तो चूंकि ट्रांजिस्टर एक फिक्स्ड पॉइंट पे ऑपरेट होता है ना, एक फिक्स्ड पॉइंट के लॉन्ग ऑपरेट होता है ताकि वो सैचुरेशन में भी ना जाए और कट ऑफ में भी ना जाए, है ना। मिड पॉइंट बायसिंग हम लोग करते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट को के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्यू पॉइंट क्या है, कैसे हम लोग क्यू पॉइंट कैसे हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर में कि ये एक्टिव रीजन में है, ठीक है, क्यू पॉइंट पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर एसी एंड डीसी इक्विवेलेंट सर्किट है ना। जब ट्रांजिस्टर को एसी और डीसी दोनों देते हैं, है ना, तो दोनों करंट उससे फ्लो होगा। जब हम बोलते हैं जो करंट बनता है उसको एसी, वो एसी करंट हो गया, उसी चीज़ को तो हम लोग ट्रांजिस्टर से एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद बैटरी से जोड़ेंगे, बायसिंग करेंगे, है ना, तो डीसी और एसी दोनों करंट उसमें फ्लो हो रहा है। तो डीसी एंड एसी इक्विवेलेंट सर्किट, यानी डीसी करंट ट्रांजिस्टर के किस किस टर्मिनल और किस किस लोड कह लीजिए किस किस पार्ट से फ्लो हो रहा है ना, वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर एक बार देखेंगे एसी इक्विवेलेंट सर्किट बना करके कि एसी करंट जो है वो ट्रांजिस्टर के किस किस पार्ट से कहाँ से हो करके जा रहा है कि नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं। उसके लिए हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, डीसी के लिए बनाएंगे तो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट और एसी के लिए बनाएंगे तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। उसके बाद फिर हाइब्रिड पैरामीटर है ना, हाइब्रिड पैरामीटर, इसको एच पैरामीटर भी बोलते हैं, है ना, एच पैरामीटर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ के बाद ये भी चैप्टर जो है आपको बीजेटी, है ना, ये कंप्लीट आपका छूटना नहीं चाहिए, ये आपका लाइफ का एक बहुत ही अहम चैप्टर है। आपके आगे कंपटीशन के व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बीजेटी, ये याद रख लीजिएगा। और ये बीजेटी आपको समझ में आएगा तब आपको फेट समझ में आएगा, मॉसफेट समझ में आएगा, यूजेटी समझ में आएगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर समझ में आएगा। कब? जब ये बीजेटी पूर्णतः रूप से कंप्लीट आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा तब। और आपको कंपटीशन में हम बता देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जब क्वेश्चन पूछेगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको 10 क्वेश्चन पूछा है तो उसमें 4 क्वेश्चन बीजेटी से जरूर रहेगा, ये हम गारंटी आपको दे देते हैं। उसके बाद आपको जेफेट से, मॉसफेट से जो भी रहे, ठीक है, जितना क्वेश्चन, लेकिन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको कंपटीशन में ये बीजेटी से जरूर रहेगा, ठीक है। ये बीजेटी इतना ही नहीं है, और आगे भी है, ठीक है। बीजेटी को ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, तो फिर और आगे भी है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, तो सबको मिला करके कहते हैं हम आपको कि 4 से 5 क्वेश्चन इसमें इस बीजेटी से जरूर पूछता है, ठीक है। तो आपको बीजेटी बहुत बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये बीजेटी हम आपको बताएंगे विथ ऑब्जेक्टिव, एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे बीजेटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा और कहीं आप देखिएगा, जो भी और बंदा कहीं कोई पढ़ रहा होगा
उसको देखिएगा कि उसको कैसे समझाया है वहाँ पे ऑनलाइन, उसको कैसे समझाया, और मैं जो समझाया हूँ बीजेटी आपको स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर ये सब सहित, वो हम कैसे समझाए हैं, मेरा समझाने का क्या तरीका है। ठीक है, थोड़ा कंपैरिजन भी करिएगा, आगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद छठा चैप्टर के बाद आपके सिलेबस में जो है ये स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर नहीं है, सीधे आपको रेगुलेटिंग पावर सप्लाई है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखे है ना। तो चूंकि ये स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर जो है आपका बीजेटी से रिलेटेड है, टॉपिक है, इसीलिए हम इसको स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को बीजेटी पढ़ाने के बाद जस्ट पढ़ाएंगे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे रेगुलेटिंग पावर सप्लाई। ठीक है, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, है ना। चूंकि इससे रिलेटेड है, इससे बीजेटी से रिलेटेड है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, इसीलिए हम आपको पहले स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर पढ़ाएंगे। तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में क्या है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, है ना। जब एक ट्रांजिस्टर का हम लोग अगर जो एम्पलीफायर के रूप में यूज करेंगे तो उसको सिंगल स्टेज बोलते हैं, और एक से ज़्यादा अगर जो ट्रांजिस्टर का हम लोग एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं उसको मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोलेंगे। ठीक है, तो सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज पढ़ना है हमको। फिर पहले सिंगल स्टेज के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ लेंगे। सिंगल स्टेज में एसी एंड डीसी लोड लाइन, है ना, जो हम आपको इसके पहले बता चुके हैं कि एसी एंड डीसी इक्विवेलेंट सर्किट है ना। तो एसी एंड डीसी इक्विवेलेंट सर्किट के हेल्प से ही एसी एंड डीसी लोड लाइन आपको बताएंगे। पहले तो बताएंगे लोड लाइन क्या होता है। ठीक है, तो लोड लाइन क्या होता है, उसके बाद एसी एंड डीसी लोड लाइन आपको बताएंगे। फिर हम लोग जब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं, एज ए सिंगल स्टेज के रूप में यूज करते हैं, तो हमको ट्रांजिस्टर को बायसिंग भी करना पड़ता है ना। ये बायसिंग अलग हो गया और ये बायसिंग अलग हो गया। ठीक है, बायसिंग करना जरूरी है। क्यों बायसिंग जरूरी है, बायसिंग नहीं करेंगे तो क्या एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाएगा, क्यों जरूरी है ये बताएंगे आपको। फिर उसके बाद बायसिंग के साथ साथ स्टेबलाइजेशन, है ना। जब ट्रांजिस्टर का बायसिंग कंप्लीट तब होगा जब उसका स्टेबलाइजेशन कंप्लीट रहेगा, जब वो ट्रांजिस्टर स्टेबलाइज रहेगा, है ना। कोई भी ट्रांजिस्टर का बायसिंग तभी अच्छा माना जाएगा जब वो ट्रांजिस्टर बढ़िया ढंग से स्टेबलाइज हो। तो स्टेबलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज स्टेबलाइजेशन एंड नीड फॉर स्टेबलाइजेशन, क्यों जरूरी है स्टेबलाइजेशन। ठीक है, स्टेबलाइजेशन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। स्टेबलाइजेशन क्यों करते हैं ये बताएंगे, आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको बायसिंग और स्टेबलाइजेशन पूरा गया में कोई नहीं बताएगा जैसा हम बताएंगे आपको। जितना हम एक एक पॉइंट को आपको बताएंगे स्टेबलाइजेशन के बारे में क्यों जरूरी है, ये हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये बायसिंग और स्टेबलाइजेशन सबके बस की बात नहीं है बताना। फिर उसके बाद सर्किट डायग्राम, है ना। सर्किट, इसमें जो बायसिंग जो हम लोग करते हैं, बायसिंग 4 मेथड से करते हैं, है ना। बेस रजिस्टर मेथड पहला हो गया, दूसरा एमीटर बायस मेथड हो गया, तीसरा पोटेंशियल डिवाइडर मेथड हो गया, है ना, जिसको वोल्टेज डिवाइडर भी बोलते हैं, फिर चौथा कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर मेथड हो गया। 4 मेथड से हम लोग बायसिंग करते हैं। चारों मेथड के बारे में आपको हम बताएंगे, है ना। सर्किट डायग्राम बनाएंगे, फिर उसका सर्किट एनालिसिस है, सर्किट एनालिसिस आपको बताएंगे कि ये चारों का सर्किट एनालिसिस कैसे होगा, क्या होगा, बिल्कुल आपको डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सिंगल स्टेज, है ना, यहाँ पे खत्म। फिर उसके बाद मल्टी स्टेज आ जाता है ना। मल्टी स्टेज में हम लोग दो ट्रांजिस्टर का यूज करके जनरली चलते हैं। ठीक है ना, हालांकि ट्रांजिस्टर का आप बहुत सारा यूज कर सकते हैं मल्टी स्टेज में, एक से ज़्यादा 50 ट्रांजिस्टर का भी यूज कर सकते हो, वो भी मल्टी स्टेज कहलाएगा। लेकिन जनरली हम लोग एटलीस्ट 2 ट्रांजिस्टर का यूज करके चलते हैं, है ना, पढ़ने के लिए। वैसा नहीं, मतलब जैसे प्रैक्टिकल रूप में 2 ट्रांजिस्टर से एम्पलीफाई हो जाएगा तो हम लोग 1000 ट्रांजिस्टर क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। लेकिन हम लोग वहाँ पे जो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं एम्पलीफायर में, आप देखिएगा वहाँ पे हजारों ट्रांजिस्टर रहता है ना। रिसीवर सर्किट में हजारों ट्रांजिस्टर से ज़्यादा रहता है ना। 1000 लाखों टाइम्स एम्पलीफाई होता है वो। ठीक है, तो पढ़ने के लिए, समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 2 ट्रांजिस्टर को लेकर के चलेंगे। ठीक है ना,
उसको बोलते हैं टू स्टेजेज मल्टी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो इसका दो सर्किट डायग्राम ऑफ टू स्टेजेज एम्पलीफायर बताएंगे, है ना। इसमें जो हम लोग मल्टी स्टेज पढ़ते हैं, है ना, तो एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर, दो ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, तो एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर से जो हम लोग जोड़ेंगे, कपलिंग करेंगे, वो 3 तरीका से करते हैं हम लोग, है ना। आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग एंड डायरेक्ट कपलिंग, है ना। तो आरसी कपलिंग जब हम लोग करेंगे तो उसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, है ना, वो कैसे एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, साथ ही उसका एक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स होता है ना। तो उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स होता क्या है, ये हम आपको डिटेल से बताएंगे। ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे एज ए कपलिंग डिवाइस के रूप में, तो वो कैसे काम करेगा, है ना, उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व क्या होगा, ठीक है। और साथ ही साथ मेरिट और डिमेरिट एप्लीकेशन की, इसका यूज कहाँ होगा, है ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है सब बताएंगे। डायरेक्ट कपलिंग फिर बताएंगे, ठीक है, डायरेक्ट कपल, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स etc, ठीक है। इतना के बाद फिर आपका लास्ट टॉपिक, है ना, लास्ट टॉपिक आ जाता है रेगुलेटिंग पावर सप्लाई, है ना। तो रेगुलेटिंग पावर सप्लाई में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रेगुलेटिंग पावर सप्लाई है क्या, है ना, क्यों जरूरी है रेगुलेटिंग पावर सप्लाई, है ना, आखिर इसका यूज कहाँ है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर पढ़ाने से हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग, क्या जरूरी है हमको पढ़ना, क्यों जब हम लोग पढ़ते हैं कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो हम लोग रेगुलेटिंग पावर सप्लाई पढ़ेंगे, क्यों जरूरी है, किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं रेगुलेटिंग पावर सप्लाई, इसके बारे में। फिर ये 2 टाइप के होता है रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन एंड लाइन रेगुलेशन। तो ये लोड रेगुलेशन किसको बोलेंगे, लाइन रेगुलेशन किसको बोलेंगे, है ना। इसका साथ ही साथ जो इक्विवेलेंट सर्किट है ना, वो भी हम आपको बताएंगे, लोड रेगुलेशन का, लाइन रेगुलेशन का, ठीक है, परसेंटेज रेगुलेशन जो भी है सब कुछ हम बताएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रांजिस्टर का यूज करके रेगुलेटर हम बनाएंगे, है ना। तो ट्रांजिस्टर का यूज करके जब हम लोग रेगुलेटर बनाते हैं तो ट्रांजिस्टर को एज ए सीरीज में हम लोग यूज कर सकते हैं, या ट्रांजिस्टर को एज ए शंट में, पैरेलल में यूज कर सकते हैं, है ना। तो जब सीरीज में यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे सीरीज रेगुलेटर यूजिंग ट्रांजिस्टर, पैरेलल में जब यूज करेंगे तो शंट रेगुलेटर यूजिंग ट्रांजिस्टर, है ना। तो हम लोग सीरीज और शंट रेगुलेटर यूजिंग ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटल इतना यूनिट 8 यूनिट हो गया, है ना। इस तरीके से हम टोटल डिस्क्राइब करके हम आपको पढ़ाएंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। विथ ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे ताकि आपके सेमेस्टर में जो ऑब्जेक्टिव पूछता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, 20 में लगभग आप 20 बना दीजिएगा ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद ही बना दीजिएगा ऑब्जेक्टिव, ऐसा हम बताएंगे, ठीक है। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अपने आप राजपूत पलटिएगा अपना आरके राजपूत, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें आप पलट के देखिएगा ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स का, अपने आप आपको बनता चला जाएगा, ऐसा बताएंगे हम, ठीक है। तो ये 8 यूनिट हो गया, ठीक है। और आप लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने सीनियर से एक बार जो मेरे से पढ़ लिया है, ठीक है, वैसे तो हम कई साल से हमने पढ़ाया है, कई को पास आउट हो गया हमसे पढ़ करके, है ना। सबसे आप फीडबैक लीजिए कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा पढ़ाता हूँ, है ना। खास करके जो गया में और सब भी लोग पढ़ाते हैं, है ना, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे हम पढ़ाते हैं, वो आप थोड़ा सा फीडबैक लीजिए। और दूसरा बात, रजिस्ट्रेशन तो आप लोग कर ही चुके हैं, है ना। तो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो अब आप लोग ज़्यादा देर मत करिए, एडमिशन जितना जल्दी से जल्दी लीजिए ताकि हम आपको लाइव क्लास जितना जल्दी से जल्दी हो सके दे, है ना। आपका भी जो पढ़ाई बीच में इंटरप्ट हुआ है वो बिल्कुल पटरी पे आ जाए, ट्रैक पे आ जाए और कंटिन्यू हो जाए, है ना। सिलेबस भी जल्दी से जल्दी, है ना, टाइम से ख़त्म हो जाए। तो आप जितना जल्दी एडमिशन लीजिएगा तभी ना ऐसा होगा, सिलेबस टाइम से ख़त्म होगा। तो सोचिए मत, है ना, और आज ही जा कर के आप बिना सोचे आप एडमिशन लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपको बेस्ट विशेष के साथ हम अपनी बात को फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग लाइव क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद।